और इसके बाद क्या है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गोल मेज सम्मेलन पहला हुआ, दूसरा हुआ। लेकिन इसमें जो उस समय लीडर थे, 2 महान लीडर इस देश के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी क्योंकि वह वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे और वे मानते थे कि जो ये जाति व्यवस्था है, ये चूंकि वर्ण व्यवस्था के कारण है, तो यह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो है, ये ईश्वरीय विधान है और यह विधान बने रहना चाहिए। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के पक्षधर थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने देखा कि जो समाज में भेदभाव है, इस भेदभाव का कारण क्या है? यह वर्ण व्यवस्था जो धर्मशास्त्रों से आई, जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था से आई, इसी के कारण ही जो है यह भेदभाव है। यदि यह भेदभाव खत्म करना है, तो निश्चित रूप से जो वंचित वर्ग है, इसको भी अधिकार मिलना चाहिए। और फिर एक भारतीय इतिहास में एक अनोखी घटना होती है, उस घटना का नाम है कम्युनल अवार्ड। और यहीं से जो वंचित समाज है, उसको राजनीति में आरक्षण का प्राविधान, और वास्तव में यहाँ जो मैं आपको संवैधानिक परिभाषा बताया था, अब यहाँ पर एक आरक्षण की नई परिभाषा शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। और बाबा साहब यह सोचते थे कि यदि ये जो वंचित वर्ग है, इसको राजनीति में, और राजनीति का अर्थ क्या है कि उस समय एक एक्ट था, उसका नाम था इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935। इस एक्ट के तहत जो है, यह जो प्रांतीय सरकारें होती हैं, स्टेट की जो ये सरकारें, उसमें इनका प्रतिनिधित्व हो। और बाबा साहब ये चाहते कि जो इनके प्रति जो प्रतिनिधि चुन के जाएं, वह योग्य आदमी हो। अब यहाँ जो आरक्षण में योग्यता की बात आती है, इसके पहले किसी ने योग्यता का प्रश्न नहीं उठाया कि आरक्षण से जो है योग्यता में कमी आती है, इफिशियंसी दक्षता कम होती है। बाबा साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह योग्यता की बात की, जिसे लोग मेरिट कहते हैं। योग्यता की बात जो है सबसे पहले यह कम्युनल अवार्ड से ही। बाबा साहब की सोच थी कि अगर वंचित वर्ग के योग्य प्रतिनिधि जब चुन के जाएंगे, तो अपना प्रतिनिधित्व के द्वारा वह जिस जात से, जिस समाज से होंगे, उसके साथ जो भी भेदभाव होगा हुआ है, उस भेदभाव को कम करने में जो है वह सहायक होंगे। लेकिन गांधी जी यहाँ पर इस विचार से नहीं सहमत थे। और इसमें अंतर क्या था कि बाबा साहब चाहते थे कि योग्य आदमी जो है यह सरकार में जाए। तो उन्होंने योग्यता के लिए मापदंड किया कि जो यह वंचित वर्ग, इसको दोहरे वोट की व्यवस्था की जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, उनको आरक्षित वर्ग के लोग ही जो है ये चुनेंगे। लेकिन जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे प्रतिनिधि, उनको यह वंचित वर्ग भी देगा और संपन्न वर्ग भी देगा वह मतदान। और यह चीज़ गांधी जी को पसंद नहीं थी, और गांधी जी ने इसके विरोध में जो है वह आमरण अनशन कर दिया। और उन्होंने अंग्रेजों से कहा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से भी कहा, यदि आप इस जो है प्राविधान को वापस नहीं लेते हैं, तो मैं जो है अपने प्राण को त्याग दूंगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। उस समय बाबा साहब बहुत ही धर्म संकट में थे कि एक तरफ क्या था गांधी जी का जीवन, और दूसरी तरफ था वंचित वर्ग का अधिकार। बाबा साहब बुद्धिजीवी थे, महान विद्वान थे, मानवतावादी थे। उन्होंने सोचा गांधी जी का जीवित रहना देश के लिए आवश्यक है। इसलिए गांधी जी और बाबा साहब में पूना में एक समझौता हुआ। जिस समझौता के तहत जो है, जो आरक्षित सीटें थी, जो कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो है 78 मिली थी, उन सीटों की संख्या जो है 148 हुई। बाद में 1937 में प्रांतीय चुनाव के समय परसिमन ने कारण इनकी संख्या जो है 151 हो गई। और ये जो पूना पैक्ट है, यह पूना पैक्ट जो है, यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो है यह नैतिक पराजय, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है यह अनैतिक जीत है। और यहीं से राजनीति में जो बाबा साहब चाहते थे कि योग्य लोगों का प्रवेश हो, विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है, क्योंकि जो संपन्न वर्ग था, उसके जो प्रतिनिधि थे वे तो योग्यता के आधार पर जाते थे। लेकिन जो वंचित वर्ग के प्रतिनिधि हैं, यह योग्य नहीं पहुंचे, यह गांधी जी का विचार था वो। और अब इसका परिणाम गांधी जी क्या सोचते थे कि यदि योग्य भर्ती जाएंगे सरकारों में, तो अपनी समस्याओं को उठाएंगे, वह अपने अधिकारों की मांग करेंगे। लेकिन जो अयोग्य प्रतिनिधि होगा, न तो वह अपने अधिकारों के बारे में सोचेगा, न अपनी मांगों के बारे में सोचेगा,
और यहीं से जो है वंचित वर्ग को राजनीति में आरक्षण तो मिला, जिसे हम प्रतिनिधित्व कहते हैं, लेकिन हमेशा-हमेशा के लिए जो है वंचित वर्ग के जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका राजनीति में प्रवेश बंद हो गया। अब मैं आता हूँ आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद तो आज़ादी के बाद जब हम समाज की स्थिति देखते हैं, ये समाज की स्थिति जो है, चूँकि गुलामी समाप्त हो गई, कुछ लोग स्वतंत्र हुए। कुछ लोग का मतलब क्या है कि 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हें तो आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ, इन्हें आज़ादी मिली। लेकिन जो शूद्र समाज, अछूत समाज और जो आदिवासी समाज, यह जो है, यह गुलाम ही रहा, क्योंकि इन्हें तो अधिकार मिला नहीं। और जब इन्हें शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा मिला, संविधान का मतलब यह हो गया कि जब हम लोग आरक्षण की परिभाषा में आर्टिकल 15(4) की बात करते हैं, यहीं से जो एससी-एसटी समाज है, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अछूत और एसटी को मिला। इसके बाद यह 8 सितंबर 1993, जिसे हम इंदिरा साहनी बनाम यूनियन गवर्नमेंट का निर्णय कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के द्वारा जो है, अब यह चूँकि जब ओबीसी, जिसको हम आज आज़ादी से पहले शूद्र के नाम से संबोधित कर रहे थे, यह संविधान में जो है एक संवैधानिक जो है यह वर्गीकरण इसका हुआ, और जो संवैधानिक नाम दिया गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जितनी भी ये जातियाँ थी उनका एक क्लास बना दिया गया, और यह ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास हो गया। और अदर बैकवर्ड क्लास को जो बीपी मंडल साहब ने, जो यह ओबीसी समाज है, इसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, जिसका उन्होंने अध्ययन किया और रिजर्वेशन आरक्षण का प्राविधान किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन तमाम जो संपन्न वर्ग के लोग थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, और इस विरोध में कुछ बच्चों ने आत्मदाह भी कर लिया। तो यह बहुत दुखद घटना रही, लेकिन जब यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 1992 में लागू हुई, लेकिन फिर यह मैटर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने, एक जो संविधान पीठ होती है उसमें 9 जज थे, उन्होंने निर्णय दिया कि वास्तव में जो ओबीसी है, यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसको 27% आरक्षण की आवश्यकता है, तो उसे जो है 27% आरक्षण का प्राविधान किया। लेकिन उसमें उन्होंने 2 क्लॉज़ लगा दिया। पहला क्लॉज़ उन्होंने यह लगा दिया कि जो आरक्षण की सीमा है, यह आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने एक लिमिट बना दिया, बाउंड्री की, ये जो लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं कोई कर सकता। जो रिज़र्वेशन की लिमिट है, वह 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये हम जो है आरक्षण का गणित भी समझ लें। ओबीसी को आरक्षण मिला 27%, जबकि ओबीसी की आबादी थी 52%। अब इसके पहले चलते हैं हम, एससी-एसटी को भी रिज़र्वेशन मिला। एससी को रिज़र्वेशन मिला 15%, जितनी उसकी आबादी थी। एसटी को रिज़र्वेशन मिला 7.5%, जितनी उसकी आबादी। तो एससी-एसटी को तो आबादी के हिसाब से यह रिज़र्वेशन मिला, आरक्षण मिला, क्योंकि यह सरकार ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इनके प्रति जो यह भेदभाव किया गया, वह 100% रहा। इसलिए संख्या के हिसाब से जो है, यह 100% जो है, यह आरक्षण जो है इनको मिला। लेकिन ओबीसी में इन्होंने जो दूसरा एक क्लॉज़ लगा दिया, वो लगा दिया क्रीमी लेयर। और जब क्रीमी लेयर लगाया, तो उन्होंने कहा कि इस ओबीसी में ऐसे भी लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से ये एडवांस हैं वह। इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो वर्ग है, ये जो एक अलग ओबीसी का वर्ग है, यह हाईली एडवांस है ये। और इस एडवांसमेंट के कारण उन्होंने कहा कि इन्हें जो है आरक्षण का प्राविधान नहीं रहेगा, और यह वर्ग जो है ये आरक्षण के प्राविधान से वंचित रहा है। और ये जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है, यह 8 सितंबर 1993 से जो है इंदिरा साहनी बनाम यूनियन जो गवर्नमेंट का जो निर्णय था, उसके तहत ये आया। अब प्रश्न यह है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह क्रीमी लेयर की व्यवस्था किया, तो उसके भी विचार में कहीं रहा होगा कि वास्तव में इसके पहले भी तो कहीं क्रीमी लेयर नहीं है। तो सबसे पहले जो क्रीमी लेयर का विचार है, वो बाबा साहब के मन में आया। और जो पूना पैक्ट हुआ,
महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, बाबा साहब यही चाहते थे कि क्रीमी लेयर का अर्थ यह हुआ कि संपन्न। संपन्न लोग ही जो है अगर यह राजनीति में जाएँगे और जो विधायिका के रूप में कार्य करेंगे, कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे, यह निश्चित रूप से जो है यह न्याय का कार्य नहीं करेंगे। और यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है कि यदि नैतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में विवाद होता है, टकराव होता है, तो वहाँ पर जो है अर्थशास्त्र की जीत होगी। और बाबा साहब ने जो अर्थशास्त्र की जीत है, यही क्या है, यह क्रीमी लेयर की अवधारणा हुआ। तो यह बाबा साहब चाहते थे कि राजनीति में जो है, यह संपन्न लोग ही न जाएँ, क्योंकि अगर संपन्न लोग जाएँगे तो निश्चित से क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। और यहाँ पर एक और है कि संविधान का जो आर्टिकल 16 है, जो अवसर की समानता की बात करता है वह। तो यहाँ निश्चित रूप से जो आदमी संपन्न नहीं है, जो गरीब है, उसको तो राजनीति में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो यह क्रीमी लेयर का जो कांसेप्ट है या जो संपन्नता का जो अवधारणा है, यह अवधारणा क्या है? यह अवधारणा न्याय की जो अवधारणा उसके अगेंस्ट है या विरुद्ध है। जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह मंडल कमीशन के बारे में किया। अब मैं आता हूँ, यह आरक्षण जो है सबसे पहले एससी-एसटी को मिला, फिर ओबीसी को मिला। इसके बाद एक वर्ग और, यह 2019 में ये आया और इसका नाम रखा गया जो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर इसको हिंदी में हम कहें, तो जो सक्षम है, जो संपन्न है, संपन्न गरीब वर्ग। ईडब्ल्यूएस का जो वास्तव में जो मीनिंग है, यह है, यह संपन्न गरीब वर्ग, एक संपन्न संपन्न गरीब वर्ग आया यहाँ। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इन्हें भी जो है, इन्हें 10% का आरक्षण का प्राविधान किया। अब यहाँ हमें देखना है कि जो ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, इसकी जो भावना है और जो ओबीसी, एससी-एसटी के आरक्षण की मूल भावना है, दोनों की अलग विचारधारा है। एक अगर यह नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, 2 विरोधी विचारधाराएँ हैं यह। और क्या आरक्षण का प्राविधान ईडब्ल्यूएस के लिए भी हो गया। अब यह है कि अगर इसको हम क्रीमी लेयर के कांसेप्ट से देखें और ईडब्ल्यूएस का हम जो है यह विवेचना ना करें, तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि संपन्न वर्ग में जो गरीब लोग हैं, वह 10% जो है भेदभाव से पीड़ित है। लेकिन 90% लोग जो हैं, जो संपन्न वर्ग के हैं, वे भेदभाव से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, यह भेदभाव करने वाले लोग हैं। और यदि जो है, यह भेदभाव करने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या क्या है, संख्या भले ही कम हो, लेकिन इनका प्रभुत्व जो है, वह शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा। जिसका परिणाम क्या होगा कि जो आरक्षण की मूल भावना है, वह मूल भावना जो है, वह दबी रह जाएगी और फिर जो वंचित वर्ग है, जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, वह न्याय से जो है, यह वंचित रह जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी में। तो जो क्रीमी लेयर में जो ओबीसी है, यह जो है पहले तो 8 सितंबर 1993 में जो है इसका एक सिद्धांत आया। फिर इसमें परिवर्तन हुआ 2000 में। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन गवर्नमेंट का जो सेकंड फेज़ है वह 2000 में, उसमें ये आया कि जो इनकम है, पहले था कि इनकी जो इनकम है 1 लाख से शुरू हुई थी, जो ये 1993 में, यह जो है 1917 में 8 लाख हो गई। तो जिसकी एनुअल इनकम जो है 8 लाख है वह, और जिसके माता-पिता आईएएस, आईपीएस क्लास 1 के सर्विसेज में हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस प्रकार जो ओबीसी वर्ग रहा, यह जो है आरक्षण से वंचित रहा हुआ। अब मैं आता हूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में। जो ईडब्ल्यूएस है, उसकी यह शर्त यह है कि ईडब्ल्यूएस का जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, उसके लिए जो शर्त बनाई गई, वह शर्त यह थी कि उसमें जो है सकल इनकम होगा, ग्रॉस इनकम, न कि माता-पिता की इनकम, उसमें सब है। सैलरी भी है, कृषि भी है, व्यवसाय में सारी इनकम जो है, वह 8 लाख से कम होनी चाहिए। फिर जो है भूमि, जिसको लैंड कृषि योग्य भूमि है, वह 5 एकड़ से कम होनी चाहिए वह। अगर कम है, उसमें और भी है शहरी और मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कि आवासीय जो है प्लाट है वह। तो इस तरह से जो यह ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है यह जो आरक्षण जो है, यह संविधान की जो मूल भावना है आरक्षण की, उसके यह
यह एकदम विपरीत है। लेकिन चूँकि यह आरक्षण जो है सरकार द्वारा जो है यह दिया गया और इस आरक्षण को प्राप्त करने में मात्र 4 दिन लगे। 4 दिन में जो है यह ईडब्ल्यूएस को जो है शिक्षा में अब जो जिसको हम कहते हैं 15/6 15/4 जो है एससी-एसटी के लिए है, 15/5 ओबीसी के लिए है और 15/6 जो है ये ईडब्ल्यूएस के लिए। ये प्राविधान हो गया। नौकरियों में भी प्राविधान इनको हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि समाज में जो है एक जो है ईडब्ल्यूएस फैमिली है और एक जो है मज़दूर है और यह मज़दूर जो है यह ओबीसी समाज का भी हो सकता है, एससी समाज का भी हो सकता है, एसटी समाज का भी। जिसकी इनकम कितनी है? हम मान लेते हैं कि 7,500 है और जो ईडब्ल्यूएस है परिवार, जिसकी जो एनुअल इनकम है वह 7,50,000 है। अगर हम इसका रेशियो देखें, तो यह रेशियो कह रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस जो परिवार है, जो गरीब परिवार है उससे 100 गुना धनी होगा, 100 गुना रिच होगा। तो यहाँ प्रश्न है कि वास्तव में जो आरक्षण की योग्यता है, जो मेरिट है, किसको आवश्यकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम जो है आय एक गरीब आदमी से 100 गुना अधिक है। मतलब जिसके पास 100 गुना आदमी जो संपन्न है उसको आरक्षण की ज़रूरत है, कि 1 गुना का मतलब क्या है? कुछ नहीं, उसके पास उससे आरक्षण की ज़रूरत है। तो यह विचारणीय प्रश्न है। इस पर भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो है यह ध्यान देना चाहिए।